दोस्तों, शादीशुदा जोड़े में कई बार दो लोगों में अच्छी बनती है, उनकी शादी काफ़ी सफल हो जाती है। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों में बनती नहीं है और बात नौबत केस तक आ जाती है, कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है और दोनों में तलाक की नौबत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, तलाक के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। आप सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे, तलाक के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। हमारा आज का कंटेंशन ये है, आज का विषय ये है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या पति को नपुंसक बोल देने से तलाक हो जाएगा? कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो पति भी बहुत सारा चीज़ बोलता है, पत्नी भी बहुत सारी बातें बोलती हैं। तो अगर पत्नी ने पति को इम्पोर्टेंट बोल दिया, अनएबल टू डिस्चार्ज द मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़, इम्पोर्टेंट बोल दिया, तो क्या इससे उन दोनों का तलाक हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस पे एक जजमेंट आया हुआ है कर्नाटका हाई कोर्ट का, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे और सब कुछ जानेंगे कि डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या होते हैं और केस क्या था, केस टाइटल क्या था और केस में किसके आर्गुमेंट्स क्या थे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्या पति को नपुंसक कहने से तलाक हो जाएगा, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये कर्नाटका हाई कोर्ट का एक जजमेंट है फ्रेंड, कि वाइफ लेवलिंग अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस ऑफ हस्बैंड बीइंग इम्पोर्टेंट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी। ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया ये कि वाइफ अगर बिना मतलब, बिना प्रूफ की अगर कोई एलिगेशन लगाती है कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है, वो क्रुएल्टी के अंतर्गत आता है, क्रुएल्टी में है। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहले केस टाइटल क्या था फ्रेंड और कोरम ऑफ जस्टिस, जस्टिसेस कौन थे। केस टाइटल है फ्रेंड शशिधर चचाड़ी वर्सेज विजय लक्ष्मी चचाड़ी। शशिधर चचाड़ी वर्सेज विजय लक्ष्मी चचाड़ी है। जस्टिसेस थे जस्टिस एस सुनील दत्त यादव एंड जस्टिस के एस हेमलेखा। ओके, केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। केस का बैकग्राउंड है फ्रेंड कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को इम्पोर्टेंट कहा, और कहाँ कहा, अपने रिलेटिव्स और उसके रिलेटिव्स के बीच में कहीं बात चल रही होगी, उसमें उसने कहा कि हमारा हस्बैंड इनकम्पिटेंट है और हमारे साथ मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ये कम्पिटेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ये नपुंसक है। तो इस बेसिस पे काफ़ी एम्बेरसमेंट हुई हस्बैंड को और काफ़ी उसको बुरा लगा और उसके प्रेस्टीज को, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। तो वो बंदा पहुंच गया, डिवोर्स पिटीशन फाइल किया फैमिली कोर्ट के बिफोर। ठीक है, फैमिली कोर्ट के बिफोर में फाइल किया, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसके इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, डिवोर्स पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि फैमिली कोर्ट का कहना था कि ये कॉलिंग समवन इम्पोर्टेंट, कॉलिंग इम्पोर्टेंट टू हस्बैंड इज नॉट द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इन अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, इसके बाद ये पहुंच गया बंदा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट उसको डिवोर्स ग्रांट कर दिया और फैमिली कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया। आगे आते हैं। हस्बैंड का क्या कंटेंशन था फ्रेंड, ये देखेंगे। इसमें हम देखेंगे हस्बैंड का कंटेंशन क्या था, वाइफ का कंटेंशन था क्या था और कोर्ट की फाइंडिंग क्या थी। तो हस्बैंड का कंटेंशन था कि वाइफ 1 महीने तक काफ़ी कोऑपरेटिव रही, उसके बाद उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। इसने कहा कि उसकी वाइफ ने हाउस होल्ड वर्क करना बंद कर दिया, अलग अलग तरह के उसके अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। एलिगेशन भी क्या कि ये इनकम्पिटेंट टू डिस्चार्ज हिज मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस है, अनफिट पर्सन टू बी द हस्बैंड है, इम्पोर्टेंसी was disclosed not only before him but also before relatives of both the parties। मतलब वाइफ ने कहा कि ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है सिर्फ उससे नहीं कहा बल्कि अपने रिलेटिव और इसके रिलेटिव को के सामने भी कहा। इससे हस्बैंड को काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील हुआ, उसके लगा, उसको मेंटल टॉर्चर की तरह ये लगा, और जो कि ये उस सहन नहीं कर पाया और ये डिवोर्स के लिए फाइल किया, बोला कि इसके साथ हम नहीं रहना चाहते हैं। अब ये वाइफ का कंटेंशन क्या है, वाइफ क्या कहना चाहती है इस बेसिस पे? वाइफ कहना चाहती है कि उनके मैरिज कभी कंज्यूमेट नहीं हुई, देयर मैरिज वाज नेवर कंज्यूमेटेड। ठीक है, विदाउट देयर बीइंग एनी फॉल्ट ऑन हर पार्ट एंड दैट द एक्ट ऑफ हस्बैंड क्रिएटेड ए डाउट इन हर माइंड रिगार्डिंग इनकम्पिटेंसी टू परफॉर्म हिज मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस।
ठीक है, उसकी बिना गलती के, उसकी बिना फॉल्ट के उनका मैरिज कभी कंज्यूमेटेड नहीं हुआ। और हस्बैंड का ये एक्ट जो है इसको, इसके वाइफ के मन में डाउट क्रिएट किया कि ये मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में इनकम्पिटेंट है। इसके बाद क्या, इट इज़ फर्दर अर्ज्ड दैट शी इज़ ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू ज्वाइन द हस्बैंड इन स्पाइट ऑफ हिज इनकैपेबिलिटी टू परफॉर्म हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन। वाइफ ने कहा कि वाइफ हमेशा विलिंग टू ज्वाइन थी, मतलब ज्वाइन करने के लिए तैयार थी हस्बैंड को, इसके बावजूद कि वो कैपेबल नहीं था मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को, मैरिटल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, अब इसमें कोर्ट ने क्या फाइंडिंग किया? कोर्ट का फाइंडिंग, सबसे पहला कोर्ट का फाइंडिंग ये था कि नो मटेरियल टू प्रूव द एलिगेशन। कोई मटेरियल ऐसा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऐसा नहीं है जो कि प्रूफ कर सके, कोई मेडिकल एविडेंस ऐसा नहीं है जो कि प्रूफ कर सके कि वास्तव में ये इसका हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई भी औरत, कोई भी प्रूडेंट वुमेन जो है वो एलिगेशन अगर इम्पोर्टेंसी की लगाएगी तो सबके सामने नहीं लगाएगी। अगर सबके सामने लगाती है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, उसका मेंटल एगोनी और एंग्विश जो है, गुस्सा जो है, वो प्रूफ करता है कि ये गलत एलिगेशन लगा रही है। इससे मेंटल, सच में मेंटल टॉर्चर ये हुआ है, ये हस्बैंड के लिए मेंटल टॉर्चरस कंडीशन है ये कोर्ट की फाइंडिंग थी। फिर साथ में ये भी कोर्ट की फाइंडिंग थी कि वाइफ जो है वो फेल हो गई है अपने ड्यूटी में, बर्डन ऑफ प्रूफ के ड्यूटी में। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि अगर आप एलिगेशन लगाते हैं कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, इनकम्पिटेंट है, तो वो प्रूफ आपको करना है। प्रूफ सिर्फ कोर्ट में सिर्फ बोल देने से प्रूफ नहीं हो जाता है। प्रूफ आपको करना है कि सच में यह है, कोई मेडिकल एविडेंस लाएं, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएं, कुछ भी ऐसा लाएं जिससे कि ये प्रूफ हो सके। तो इस बेसिस पे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि ये कोई ग्राउंड तो डिवोर्स का नहीं है। ठीक है, अब डिवोर्स का सबसे पहले हम ग्राउंड देख लेते हैं। तो अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स का ग्राउंड है, एक तो एडल्ट्री है, एडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्रुएल्टी है, डिजर्सन है, डिजर्सन मतलब आप छोड़ देते हैं किसी को बिना मतलब, कन्वर्जन है, मेंटल डिसऑर्डर है, लेप्रोसी, वेनरल डिजीज, रिनंसिएशन एंड नॉट हर्ड अलाइव, ये सारे ग्राउंड्स हैं। ठीक है, अब इनमें से कहीं भी कॉलिंग इम्पोर्टेंट टू हस्बैंड ये ग्राउंड नहीं है। लेकिन जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा कि कॉलिंग हस्बैंड इनकम्पिटेंट बिफोर हिज रिलेटिव, माने सबके सामने ये कहना, ये इट कम्स अंडर क्रुएल्टी, ये क्रुएल्टी के अंडर में आता है। ठीक है, तो क्रुएल्टी के अंडर में आता है, तो इस क्रुएल्टी के बेसिस पे इसको डिवोर्स ग्रांट कर दिया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स ये पूरा केस था। और फ्रेंड्स अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि डिवोर्स जब ग्रांट हुआ, डिवोर्स ग्रांट होने के बाद क्या हस्बैंड डिफेमेशन के लिए केस कर सकता है? आखिर प्रेस्टीज तो सी गई है, उसके एम्बरेसमेंट हुआ है, उसका मान सम्मान और आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंचा है, तो क्या वो डिफेमेशन केस के लिए जा सकता है? डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है वाइफ के अगेंस्ट? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर चाहते हैं कि इस पर भी कोई वीडियो डेडिकेटेड बनाया जाए तो आप कमेंट करना, वो भी मैं बना दूंगा। तो ये था फ्रेंड्स पूरा केस डिटेल। और ये आप एक याद रखना, कॉलिंग इम्पोर्टेंट कम्स अंडर क्रुएल्टी, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना इस पर निर्णय देगा, और नहीं जाते हैं, डिवोर्स अपना ग्रांट कर लेते हैं, डिवोर्स दोनों में हो जाता है तो अलग बात है। ठीक है, तो किसी को इम्पोर्टेंट कहना क्रुएल्टी के अंडर आता है, और क्रुएल्टी डिवोर्स का एक ग्राउंड है, और डिवोर्स का एक ग्राउंड होने के नाते इस आधार पे डिवोर्स उसको ग्रांट किया गया है। तो ये पूरा केस डिटेल था फ्रेंड। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।